रक्त स्कंदन की क्रियाविधि है उसका आज अपन अध्ययन करेंगे बच्चों। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रिया है। व्यक्ति को कभी कभी चोट लगती है तो उसके शरीर से लगातार रक्त स्राव होता है और कुछ टाइम बाद उसका रक्त स्राव रुक जाता है। तो अपन देखते हैं कभी कभी अपने खून है वो नाक से नीचे गिरता है, उसकी बूंद होती है वो एक पपड़ी के रूप में जम जाती है। वो आप सोचते हो ये पपड़ी कैसे बन गई, तो ये क्या है, रक्त स्कंदन है। कभी कभी ये पत्ती से या चप्पू से हाथ कट जाता है, थोड़ी देर बाद खून आता है, थोड़ी देर बाद वो खून रुक जाता है। तो ये खून जमता कैसे है, यानी खून का जो रक्त स्राव है वो रुक कैसे जाता है, उसकी क्रियाविधि अपन समझेंगे। तो आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसका नाम है रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग या इसको कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। रक्त स्कंदन की क्रियाविधि, रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। तो सबसे पहले आपको समझना है कि भाई जैसे ही हमारे शरीर के किसी भाग में चोट लगती है, जैसे ही हमारे शरीर के किसी भाग में चोट लगती है तो वहाँ से लगातार रक्त स्राव होता है और 3 से 5 मिनट के बीच में वो रक्त स्राव रुक जाता है। जैसे ही हमारे शरीर के किसी भाग में चोट लगती है, जैसे ही हमारे शरीर के किसी भाग में, जैसे ही हमारे शरीर के किसी भाग में चोट लगती है उस भाग से लगातार रक्त स्राव होता है। जैसे ही हमारा शरीर है, मान लो ये हमारा शरीर है, इसके किसी भाग में मान लो चोट लगी, यानी पत्ती से चोट लगी, या हथौड़ा है उससे चोट लगी, या मान लो चप्पू है उससे चोट लगी, या किसी ने मान लो ऐसे क्या है एकदम कहीं स्क्रैच आ गया। जैसे ही हमारे शरीर के किसी भाग में चोट लगती है वहाँ से रक्त स्राव प्रारंभ हो जाता है, वहाँ से रक्त स्राव प्रारंभ हो जाता है और कुछ समय बाद वो रक्त स्राव रुक जाता है, प्रारंभ हो जाता है और कुछ समय बाद वो रक्त स्राव रुक जाता है, कुछ समय बाद रक्त स्राव रुक जाता है। इसे कहते हैं रक्त स्कंदन। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन के नाम से जानते हैं। तो रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का जमना। अब नॉर्मल भाषा में इसे कहा जाता है रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। तो पूछा जाता है रक्त का थक्का जमना कैसे होता है, तो आप परिभाषा बताओगे कि जैसे ही हमारे शरीर के किसी भाग को चोट लगती है वहाँ से लगातार रक्त स्राव होता है और लगभग 3 से 5 मिनट के बाद में वो रक्त स्राव रुक जाता है। समय इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 मिनट का समय लगता है और 3 से 5 मिनट बाद रक्त स्राव रुक जाता है। अब अपने सामने समस्या आती है, एक बीमारी है, उस बीमारी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। सवाल पूछा जाता है ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया रोग के व्यक्ति के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा एक विटामिन है, विटामिन के। विटामिन के ऐसा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। तो दो छोटे छोटे सवाल बनते हैं इसमें से कि ऐसा कौन सी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया में तो औरत की तो मृत्यु ही हो जाती है, क्योंकि उसमें माहवारी के टाइम इतना ज़्यादा खून निकलता है कि वो तुरंत मर जाती हैं। और अगर पुरुष जिंदा रहता है तो उसके अंदर क्या होगा, कभी भी चोट लगने पर उसमें लगातार रक्त स्राव होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। विटामिन के भी एक ऐसा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। अब अपन रक्त स्कंदन की क्रियाविधि है, उसको समय है वो 3 से 5 मिनट होता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, घाव के ऊपर डिपेंड है। अब अपन पढ़ेंगे रक्त स्कंदन की क्रियाविधि 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है, 3 चरणों के अंदर रक्त स्कंदन की क्रियाविधि होगी। अब ये क्रिया 3 चरणों के अंदर होती है। सबसे पहला है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। पहले स्टेप का नाम है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण या अपन कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण। प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम की तरह काम करेगा। प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण, प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण। तो पहले चरण का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण। अब प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण कैसे होगा, अपन सबसे पहला स्टेप पढ़ रहे हैं। जैसे ही अपने शरीर में चोट लगी, ये ऊतक है,
वो क्षतिग्रस्त हुए, ऊतक है वो क्षतिग्रस्त होते हैं। इस ऊतक के द्वारा और जो रक्त बिंबाणु होते हैं रक्त में, उन रक्त बिंबाणु के द्वारा ये रक्त बिंबाणु वायु के संपर्क में आते हैं। जैसे चोट लगती है तो रक्त बाहर निकलता है, रक्त में होते हैं रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ये रक्त बिंबाणु और जो ये ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं, इनके द्वारा एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता है, उसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। इनके द्वारा एक पदार्थ निकलता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये रक्त बिंबाणु है, ये वायु के संपर्क में आकर, ये वायु के संपर्क में आकर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव करते हैं। चोट लगी, खून बाहर आया, खून के अंदर है रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव करते हैं। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, कैल्शियम के साथ क्रिया करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर बदल गया, यानी प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय हो गया और थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल गया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम और वायु के संपर्क में आ गए, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बदल गया। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कारक नंबर 7 के साथ, जिसका नाम है प्रो कन्वर्टिन कारक, कारक नंबर 10 के साथ जिसका नाम है स्टुअर्ट कारक, और कारक नंबर 4 जिसका नाम है कैल्शियम, उन सब के साथ ये क्रिया करेगा। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कारक नंबर 4 है कैल्शियम, कारक नंबर 7 है प्रो कन्वर्टिन और कारक नंबर 10 उनके साथ क्रिया करता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए 13 कारक चाहिए। ये जो कारक नंबर 7 है उसका नाम है प्रो कन्वर्टिन। ये नाम याद रखना बच्चों, पूछा जाता है कि कारक नंबर 7 का नाम क्या है, प्रो कन्वर्टिन कारक है, और कारक नंबर 10 का नाम क्या है, स्टुअर्ट कारक है, और ये कारक नंबर 4 है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम है। इनके साथ ये क्रिया करेगा। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कारक नंबर 4 कैल्शियम, कारक नंबर 7 और कारक नंबर 10 के साथ क्रिया करता है और बनाता है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। ये बनाएगा प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप के अंदर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन था, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बदल गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक में बदल गया, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ, कारक नंबर 7 के साथ, कारक नंबर 10 के साथ क्रिया करता है और प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है, ये क्या करता है, एक एंजाइम की तरह काम करता है और प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, थ्रोम्बिन में बदल देता है। ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल देगा, थ्रोम्बिन के अंदर बदल देगा, यानी इस प्रोथ्रोम्बिन का परिवर्तन हो गया है थ्रोम्बिन में। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये रक्त में ये घुलनशील प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, रक्त में ये घुलनशील प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, इसको बदल देता है फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन की विशेषता ये है कि ये अघुलनशील और रेशेदार है, जहाँ चोट लगती है वहाँ एक जाल बना देता है। ये फाइब्रिन क्या करता है, अघुलनशील और रेशेदार है, जहाँ चोट लगती है वहाँ जाल बना देता है। इस जाल के अंदर ये रक्त बिंबाणु, ये रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का बहना रुक जाता है। यानी रक्त बहना क्यों रुका, क्योंकि एक जाल बन गया, उस जहाँ चोट लगी है उस चोट के चारों तरफ जाल बना। तो 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण आप बताओगे, जैसे चोट लगती है तो सबसे पहले रक्त बिंबाणु वायु के संपर्क में आते हैं। जैसे चोट लगती है रक्त बिंबाणु वायु के संपर्क में आते हैं। रक्त बिंबाणु कहाँ है, रक्त के अंदर है। ये रक्त बिंबाणु वायु के संपर्क में आए, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव किया, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल गया। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम के साथ, कारक नंबर 7 के साथ और कारक नंबर 10 के साथ क्रिया करता है और प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनाता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा प्रोथ्रोम्बिन जो निष्क्रिय है उसको थ्रोम्बिन में बदलेगा। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन है जो कि घुलनशील प्रोटीन है, जो कि घुलनशील प्रोटीन है, उस घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील और रेशेदार प्रोटीन में, अघुलनशील और रेशेदार प्रोटीन में बदल देगा। अघुलनशील और कौन से प्रोटीन बदल देगा, रेशेदार। इस रेशेदार प्रोटीन के कारण एक जाल बन जाएगा, जहाँ चोट लगी उसके चारों तरफ जाल बन जाएगा और इस जाल के अंदर रक्त कणिकाएं फंस जाएगी और रक्त बहना रुक जाता है।
कॉमन सी सेंस की बात है कि कभी भी खून नीचे गिरता है तो वो जम जाता है। आप रोज सोचते हो कि ये खून जमा कैसे है, तो ये खून ऐसे जमा है कि हमारे भी कभी कभी यूँ नाक के अंदर से एक यूँ खून निकलता है, अपन यूँ बाहर निकालते हैं तो अपने को यूँ लगता है कि ये पतली सी जाली कैसी है। वो जाली एक्चुअल में ये है, इस तरह से क्रिया हुई है। तो कभी भी चोट लगती है तो इस तरह से ये 3 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप का नाम है प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक का निर्माण, दूसरा है थॉम्ब्रिन का निर्माण, तीसरा है फाइब्रिन का निर्माण। तो इस तरह से तीनों स्टेप आपको याद रखने हैं और इसमें सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि रक्त बिंबाणु किसका निर्माण करते हैं? प्रोथॉम्ब्रियोप्लास्टिन का। अब सवाल ये पूछा जाता है कारक नंबर 7 का नाम क्या है? प्रोकन्वर्टिन। कारक नंबर 10 का नाम क्या है? स्टुअर्ट। और कैल्शियम क्या है? कारक नंबर 4 है। ये तीनों इस प्रोथॉम्ब्रोप्लास्टिन के साथ मिलते हैं और प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक बनाते हैं, जिसको प्रोथॉम्ब्रिनेज एंजाइम भी कहते हैं। ये प्रोथॉम्ब्रिन क्या करता है? ये प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक, नाम से ही पता है, प्रोथॉम्ब्रिन को थॉम्ब्रिन बदलता है। ये निष्क्रिय है, ये क्या है? निष्क्रिय प्रोटीन है, इसको ये सक्रिय प्रोटीन के अंदर बदल देता है। और फिर ये थॉम्ब्रिन है, वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। अब नोजन जिसके पीछे लगा होता है वो निष्क्रिय होता है। फाइब्रिनोजन घुलनशील है और फाइब्रिन क्या है? अघुलनशील और रिश्तेदार है। जहाँ चोट लगती है वहाँ उसके चारों तरफ जाल बना देता है और उसमें रक्त बिंबाणु फंस जाते हैं। इस प्रकार इसमें एक सवाल आता है कि रक्त बिंबाणु फंस जाते हैं, उसके बाद एक हल्का हल्का पीले रंग का दर निकलता है। चोट लगने के बाद ये जाल बन गया, खून रुक गया, लेकिन वहाँ से एक हल्का हल्का रंगहीन एक पीले पीले कलर का दर निकलता है, उसे कहते हैं सीरम। इस सीरम के अंदर क्या होता है? इस सीरम के अंदर ये रक्त बिंबाणु नहीं होते हैं, सिर्फ उसके अंदर प्लाज्मा का रंगहीन भाग होता है। तो ये आपको रक्त परिस्कंदन याद रखना है। रक्त स्कंदन आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है, फिर ये क्रिया विधि याद करनी है और इसमें ये समीकरण, ये तीनों अभिक्रिया हैं, ये अभिक्रिया आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। ये अभिक्रिया बनाने आपसे पूछी जाती है कि भाई तीनों चरण बनाओ। तो पहले आप ये प्रोथॉम्ब्रिन सक्रियक का निर्माण बताओगे, फिर उसके बाद थॉम्ब्रिन का निर्माण, ये दूसरा स्टेप है, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है। ये तीनों स्टेप आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।